बोलना है आपको। यहाँ पे तो आओ। एक सेकंड सर। हाँ चार पाँच फीट मैं अपने किताब में जो है अपामार है ना, है ना। कौन से काम आते पथरी के काम क्या था सर? पाँच का मैप क्या है इसकी जमीन जो है अंदर करना, एक 2 ग्राम हिंदी नाम उसको वो चीज बच्चा होता है तो बच्चे बच्चे से तब चलते थे। आँख तो सफेद आँख अलग होता है और पीला आँख अलग होता है, लाल बल अलग होता है। नीला भी होता है क्या? ज्यादा सिंह तो इस काम में आते हैं। क्या मैं 5 मिनट दिनेश और इन्फॉर्मेशन सर, हर्बल स्टेट बनाने का विचार कैसे आया, कब तक बन पाएगा? हर्बल स्टेट हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा गतिविधियाँ हैं, इस हिसाब से संरक्षण और संवर्धन को करना। जब मुख्यमंत्री साहब ने बताया कि जहाँ हर्बल स्टेट घोषित कर दिया सभी लोग समझने में विचार आया हो गया। कब तक? वो तो जब तक के पूरा संरक्षण नहीं होता है तब तक हो जाता है। हर्बल स्टेट ऐसे सरकार ने तो बहुत तेजी से काम करना शुरू कर दिया, तो बहुत जल्दी सारी चीज़ें सामने आ गई। राजेंद्र पामकोई जी से रुपया मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। राजेंद्र पामकोई स्थान ग्रहण करें। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वी चंद्रा साहब हमारे बीच हैं, कृपया भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वी पाटिल जी भी हमारे बीच हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि कृपया भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय श्री टी.पी. धनखड़ कैबिनेट वन मंत्री हमारे बीच आ चुके हैं, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से
डिपार्टमेंट डॉक्टर चक्रवर्ती, आपसे भी मेरा सनम्र अनुरोध, कृपया मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर चक्रवर्ती। तो कहीं लग रहा है राय साहब? हर्बल साइंस के विभिन्न विषयों पर आयोजित इस नेशनल रिसर्च सेमिनार के इनॉग्रल सेशन में उद्घाटन सत्र में हम आप सभी उपस्थित जनों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं नवोदित छत्तीसगढ़ राज्य की इस हृदय स्थली में जहाँ पंडवानी गायन की धुन है, पंथी नृत्य की थाप है, टेराकोटा की पारंपरिक कला है, राउत नाचा की मस्ती है, जो धान का कटोरा कहलाया जाता है, जहाँ खनिजों का भंडार है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ के लोगों का हृदय विशाल है, सहज है, सरल है, जिनका प्यार अनमोल है, सुदामा के आमंत्रित अतिथियों का खैर मकदम करता हूँ, इस्तेकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये हिंदुस्तानी तहजीब है कि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वाह करते हुए हम मंचासीन विभूतियों का स्वागत करना चाहेंगे पुष्प भेंट कर। मैं अनुरोध करूंगा संजय वर्मा, आयोजन अध्यक्ष। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर चक्रवर्ती, श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी को कृपया दीप प्रज्वलित कर कर्तव्य होने से उनका स्वागत करें। हमें उम्मीद है कि इस दीप की रोशनी हर्बल स्टेट बनाने का मार्ग प्रशस्त करती रहेगी और आलोकित करती रहेगी। साधना दीप एकमात्र प्रतीक है रोशनी का, जो आलोकित करता रहेगा, मार्ग प्रशस्त करता रहेगा हर्बल स्टेट बनाने की दिशा में। आज हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि छत्तीसगढ़, जो कि बेशकीमती हीरों के लिए ही नहीं, पेड़ पौधों के लिए भी उतना ही विख्यात है। हमारी जैविक विविधता अद्वितीय है। उसका विनाश विहीन विद्रोह करना, उसका जन कल्याणकारी कार्यों में उपयोग करना, किस प्रकार से उसको जन साधारण से जोड़ना, ये बहुत से ऐसे सारे प्रश्न हैं जो कि यहाँ पर उत्तर देने के लिए आप लोगों को लगातार आमंत्रित किया गया है। साथियों, छत्तीसगढ़ में 44% भूभाग पर वन होने से वनों में मिलने वाली जड़ी बूटियां किस प्रकार के आधार बन सकती हैं, सुरक्षा कवच पहना सकती हैं हमारे हेल्थ कवर के लिए, उस
उसके लिए भी आवश्यक है कि हम बैठ के यहाँ पर विचार विमर्श करें। हम इस बात को मानते हैं कि ज्ञान हर एक के पास है और हमें मानते हैं ज्ञान किसी एक की बापत ही नहीं है। ज्ञान हमारे आदिवासी भाई के पास भी है, ज्ञान आप लोगों के पास भी है, ज्ञान और जगह बैठे हुए वैज्ञानिकों के पास भी है। आप लोगों के ज्ञान से किस प्रकार से हम फॉर द एनहांस वेलबीइंग ऑफ द पीपल, इनफैक्ट छत्तीसगढ़ राज्य ने अपनी जो वन नीति घोषित की है वो 1988 के बाद, भारत नीति के बाद संभवतः पहली नीति है हिंदुस्तान में जिसने इन चीजों को रेखांकित किया है कि फॉर द एनहांस वेलबीइंग ऑफ द पीपल हाउ द रिसोर्सेज कैन बी अनलॉक्ड। उसी कड़ी में हम आपका यहाँ पर स्वागत करते हैं, आपको आमंत्रित करते हैं, आपके विचार जानना चाहते हैं और उन सब फूलों से हम एक माला बनाकर इस छत्तीसगढ़ महतारी के लिए एक ऐसा सुंदर रूप देना चाहते हैं जो कि यथार्थ में सत्यम शिवम सुंदरम की परिकल्पना को विस्तृत करें। साथियों, समय कम है, माननीय अध्यक्ष महोदय को कहीं जाना है, बातें बहुत सी है, 2 दिन चर्चाएं होंगी, हम विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। अभी मैं अध्यक्ष पे विराम देता हूँ। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, नमस्कार। माननीय श्री मामूली जी, आदरणीय कुलपति बीपी चंद्रा जी, आदरणीय कुलपति श्री पाटिल जी, आदरणीय डॉक्टर मानव भारती जी, डॉक्टर महादेव बप्पा जी, आदरणीय डॉक्टर आशीष शर्मा जी, हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री विश्वनाथ शर्मा जी एवं देश के विभिन्न भागों से आए वैज्ञानिकगण, देवियों एवं सज्जनों, भारत के परिकर्मियों व ग्रामीण विकास के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धतियों व औषधियों एवं सघन फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की है। इसे विस्तार देने के लिए नवंबर 2000 से राष्ट्रीय औषधि उत्पादक बोर्ड की स्थापना की गई, जिसने विभिन्न समितियों की सिफारिश के आधार पर औषधीय पौधों की खेती को वरीयता देने का निश्चय किया। नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य को हर्बल स्टेट घोषित किया गया, जिसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से आभारी हैं। सृष्टि एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना भी इसी दिशा में एक पहल है, जिसके तहत औषधीय व सघन पौधों की कृषि तकनीक व प्रशिक्षण देने के लिए सृष्टि हर्बल एकेडमी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शादी एवं वनौषधियों को व्यावसायिक स्तर पर आर्थिक सक्षमता दिलाने के लिए सृष्टि हर्बल काम कर रहा है। हमारा पहला प्रयास यह राष्ट्रीय संगोष्ठी है। हमारी प्राकृतिक संपदा मुख्य रूप से वनों में सिमटी पड़ी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि पिछले 3 दशकों में 1/3 वन संपदा नष्ट हुई है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के अनुसार पिछले 30 वर्षों में विश्व से 450 मिलियन हेक्टेयर उष्णकटिबंधीय वन नष्ट हुए। एशिया में इस अवधि के दौरान 1/3 वन संपदा नष्ट हुई है। भारत में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देकर अधिक आर्थिक सक्षमता के साथ सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। भारत में वन समुद्र से लेकर हिमालय तक विभिन्न जलवायु में फैले हुए हैं, जिनमें शामिल है 39,000 प्रजातियां शामिल हैं। फूलों के पौधों की करीब 1500 प्रजातियां हैं। औषधीय पौधों की 9,500 प्रजातियां, जिनमें से 7,500 प्रजातियों का औषधि में विभिन्न उपयोग हो रहा है। अनुमान है की ओर लगी है। अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, इंग्लैंड, कनाडा, चीन, फ्रांस, रूस, इसराइल जड़ी बूटियों के अंधाधुंध निर्यात के साथ पहुंचाने का काम किया है, जिससे किसान कृषि के अतिरिक्त खेती कर आर्थिक संपन्नता हासिल कर सकते हैं। इसका विधिवत व्यवहारिक बड़ा कम पड़ेगा, वहीं कृषकों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। धान के कटोरे में रहने वाला किसान जड़ी बूटियों की खेती कर छत्तीसगढ़ को औषधि के खजाने के रूप में जग प्रसिद्ध करने में अपनी हस्तक्षेप में ले जा रहे गहन शोधों का लाभ इस संस्था में आने वाले प्रशिक्षणार्थियों को मिलेगा। ऐसा मेरा मानना है कि अपने आप में अनूठा यह संस्थान हर्बल राज्य छत्तीसगढ़ को विश्व के मानचित्र पर ले जाएगा। उद्योग पर बृहद रिसर्च प्रारंभ कर चुका है। इसमें छत्तीसगढ़ के साथ देश की विभिन्न जलवायु में एक खेती तकनीक को प्रस्तुत करेगा जो व्यवहारिक है। 4 राष्ट्रीय सेमिनार इन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आयोजित किया है। मुझे उम्मीद है कि सृष्टि हर्बल एकेडमी का यह अभिनव कदम जड़ी बूटियों के संरक्षण संवर्धन के लिए मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद। लाखों बरस को प्यार के पंछी जिया करें,
श्री माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, विधानसभा अध्यक्ष। श्री डीपी वेटलेरे जी, यहाँ प्रदेश उत्तर के जनजाति और अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष विधायक श्री राजेंद्र पामोई जी, सृष्टि करते प्रमुख मुख्य वन संरक्षक श्री शर्मा जी, रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर चंद्रा जी, एग्रीकल्चर कृषि विश्वविद्यालय पाटिल साहब, भद्रजन। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं आपको कि जबकि हम यहाँ बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, देश में एक बहुत बड़ी अनहोनी घटना घटित हो चुकी है और उसका आपको पता है या नहीं। और इसी से ये सब सारा कार्यक्रम जरा अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसी सूचना है कि पार्लियामेंट हाउस में 5 आतंकवादी अपने आग्नेय शस्त्रों के साथ में, बम के साथ में प्रवेश करके और वहाँ पर उन्होंने बड़ी गोलीबारी की है, बम भी उन्होंने विस्फोट किया है। लोग कुछ घायल भी हुए हैं, ऐसे भी सूचना है कि कुछ मरे भी हैं, लेकिन अभी कौन घायल हुआ है, कौन मरे हैं, ये जानकारी नहीं मिली। ऐसी जानकारी है कि प्रधानमंत्री और ये एक अभूतपूर्व स्थिति उत्पन्न हुई है, जिससे मुझे भी यहाँ जाना चाहिए, लेकिन ये कार्यक्रम पहले आयोजित है और प्रमुख कार्यक्रम है और ये जन कल्याण से जुड़ा हुआ है। इस पर विचार विमर्श मैं समझता हूँ कि उचित है, होना चाहिए। हमारा देश बहुत ही प्राचीन है और जब दुनिया के दूसरे देश बर्बर युग में थे, पेड़ों पर मचान बना करके और उस पर रहते थे, उस समय हमारा देश शास्त्रों की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ गया था। आयुर्वेद और जो बौद्ध, हमारे जो 4 अन्य वेद हैं, उनके साथ साथ आयुर्वेद को माना गया था। विदेशों में तो हमारे यहाँ के आयुर्वेद के जो चरक और सुश्रुत आदि की मूर्तियाँ लगी हुई हैं वहाँ के विश्वविद्यालयों के समक्ष, और ये भी लिखा हुआ है कि 5000 साल पहले भारतवर्ष में ये लोग हुए थे, जिन्होंने कि जिसमें हमारे शारीरिक दृष्टि से जो राम रावण नहीं करते हैं। मुझे लगा एक जगह मैं गया था में, तो एक जो स्पेस रिसर्च सेंटर है जो हिंदुस्तान के कुछ 4 लोगों में से एक है, वहाँ गया। मुझे बताया गया कि सूर्य से जो प्रकाश की किरणें हैं, की गति से वो किरणें चलती हैं, तो वो 8 मिनट में जब आती हैं तो कितनी दूरी से वो किरणें आ रही हैं। ये तो अपनी जगह में महत्वपूर्ण है ही। एक ऐसे ग्रह नक्षत्र का पता चला है जहां से किरणें आज से 500 साल चली हैं और धरती पर अभी आई। यदि वो 500 साल पहले चली हैं और मिनट का हिसाब वो 240 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर का अगर सूर्य वाला ही पकड़ा जाए, हमारे आसपास के वनस्पतियों में क्या औषधि तत्व है, ये बड़े बड़े वैज्ञानिकों को आज भी नहीं है।
को आगे बढ़ाने की इसलिए भी आवश्यकता है साथ ही साथ हमारा जो किसान जगत है ये आज़ादी के बाद का इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारतवर्ष को सबसे अमर्त्य सेन जो नोबेल पुरस्कार विजेता है उनका कहना है कि हिंदुस्तान में केवल केरल ही एक ऐसी जगह है जहां थोड़ा बहुत चावल की जरूरत है, बाहर से अन्यथा सभी राज्य सरप्लस। तो अब किसानी में भी विकल्प खोजने की जरूरत है, कृषि के क्षेत्र में भी विकल्प खोजने की जरूरत है। और साथ ही साथ जो दूसरी दवाइयां हैं उनमें इम्यूनिटी इतनी ज्यादा हो गई है कि वो दवाइयां अपने आप में व्यर्थ और बेअसर होती चली आ रही। किंतु औषधि के बारे में मैं तो ये प्रिंसिपल की जगह पार्क है यहाँ पर वनमंत्री हैं। आज के इस सृष्टि हर्बल सारी के तत्वाधान में जो आयोजन किया गया है इस नौदायक की मात्रा को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य का जब गठन हुआ पश्चात राज्य के मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी ने इस पर बड़ी गंभीरता से विचार विमर्श करने के पश्चात छत्तीसगढ़ को राज्य का हर्बल स्टेट घोषित किया और 16 जिलों के 9 जिलों में गाँव में रहते हैं। इसके साथ ही सृष्टि हर्बल एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा एक बहुत ही उपयोगी जन सामान्य के लिए बहुत उपयोगी किताब प्रकाशित की गई है। इसका नाम है औषधि पौधों की खेती कब और कैसे। इस किताब का विमोचन हम करवाना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री डी.पी. धनखड़ जी से। मैं अनुरोध करूंगा मुख्य लेखक श्री ओ.पी. दुबे जी से कि वे इस पुस्तक का विमोचन करवाएं। जन सामान्य के लिए बहुत उपयोगी किताब लेखकों को मुख्य लेखक श्री ओ.पी. दुबे जी को इस शानदार प्रकाशित। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि सृष्टि हर्बल द्वारा एक खुली निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसका विषय था हर्बल राज्य कैसा, हर्बल राज्य कैसा हो। और इसमें से 3 प्रतियोगिता श्री डी.पी. धनखड़ से अनुरोध है कि वे विजेताओं को प्रमाण पत्र प्रदान करें। इस निबंध प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया था। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, सादर आमंत्रित कर रहा हूँ श्री दीनदयाल वर्मा, गोगांव, रायपुर। प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया कृषि महाविद्यालय रायपुर के प्रोफेसर और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले श्री राजेश पांडे जहाँ पे देवभोग रायपुर से कृपया मंच तक आए और अध्यक्ष होने से प्राप्त करें। और इस बीच इस सृष्टि का इस कुदरत की सुरक्षा करने का दायित्व हम लोगों पर और भी बढ़ जाता है। हमारे कैबिनेट वन मंत्री माननीय श्री डी.पी. धनखड़ जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि हमारे कार्यक्रमों की बरगद काटने वालों, मेरे गाँव की बरगद काटने वालों, फिजा में ऐसी इमारत कहाँ से लाओगे। अध्यक्ष श्री डी.पी. धनखड़ जी हमारे बीच हमारे विधानसभा छत्तीसगढ़ राज्य के परम सम्माननीय शुक्ला जी अभी नहीं है, चले गए। परम सम्माननीय कांगोई जी जो
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हमारे उनके अध्यक्ष हैं और लघु वनोपज संघ के चेयरमैन भी हैं आदरणीय चंद्रा जी, और अन्य देश से अन्य स्थान से आए हुए सभी वैज्ञानिक बंधुओं, सभी उपस्थित सज्जनों, देवियों और सभी पत्रकार बंधुओं, आज हमारे बीच हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी नहीं है, परंतु उसे हम हृदय से धन्यवाद देते हैं और भगवान से कामना करते हैं कि उनका और आगे अच्छे जगह पे पहुंचे। किसी कारणवश यहाँ नहीं पधारे, परंतु ये खबर इसलिए किसी का देन है, इन्हीं का सोच है, उनका विचार है। अच्छे अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। बीती हुई बातों को उजागर कर रखना, बीती हुई बातों को उजागर कर रखना, दिल में हमें पाकीज़ा ख्यालों की तरह रखना। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति व चांसलर, कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वी के पाटिल जी स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए आमंत्रित करो। इसका यह जैसा कि आप जानते हैं, हर कार्यक्रम के, हर समारोह के अंतिम चरण में धन्यवाद ज्ञापन होता है। मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी पंकज खवरिया से अनुरोध करूँगा। मुख्यमंत्री जी वनौषधियों की जो प्रदर्शनी है उसको उद्घाटन करेंगे। उसके बाद 2:30 से 30 भोजन अवकाश रहेगा और 3:30 से 5:30 तक 2 पैरेलल सेशन होंगे। एक सेशन हॉल ए में होगा, दूसरा सेशन हॉल बी में होगा, जो कि यहाँ का फिजिक्स डिपार्टमेंट है। उसकी जो हॉल है उसको हॉल बी का नाम दिया गया है। एक्सप्लोरेशन ऑफ अर्थ, तीन सेशन इस टॉपिक पर आधारित सेशन होंगे और इसके चेयरमैन रहेंगे डॉक्टर बी के पाटिल, वाइस चांसलर इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रायपुर, और डॉक्टर एम.आर. पुनिया नोएडा। ये हॉल ए में जो सेशन होगा उसके चेयरमैन रहेंगे। और हॉल बी में ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफ अर्थ एंड कल्टीवेशन ऑफ अर्थ, इसके आधारित सेशन होंगे। हॉल बी में जो सेशन है उसके चेयरमैन होंगे डॉक्टर आदर की सुविधाएं उपलब्ध है डिस्प्ले की, तो आप इसमें जाना चाहे जा सकते हैं। मर्यादित परिवार की ओर से अपने कार्यक्रम की सफलता के लिए उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं माननीय विधानसभा के अध्यक्ष माननीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी का आभारी हूँ, उन्होंने अपना अमूल्य समय हमारे साथ दिया और हमें संबोधित किया। इसके साथ ही मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री प्रधानमंत्री माननीय श्री जी का आभारी हूँ। ये उनके ही आशीर्वादों का परिणाम है कि हम इतने कम समय में इस बड़े आयोजन को कर पाने में संभव हुए। साथ ही प्रत्यक्ष रूप से जितने लोग भी जुड़े हैं उनका आभारी हूँ। मीडिया और देश और विभिन्न अखबारों से आए लोगों का भी आभारी हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में इतना अधिक प्रचार प्रसार किया और हमें सहयोग दिया। धन्यवाद। जहरीला भी होता है क्या? ज्यादा खाने जहरीला होता है।
पूरी डिटेल देना फोटो में तो अपोजिशन तो था ही नहीं। बहुत गजब की चीज होगा कापसी सर। ये relevant topic, and it's very timely, and it is being held in a very right place also. So I once again congratulate them, and I also thank them for giving me this opportunity. Actually, I am not working on any medicinal plants, but I got interested in some. To that extent, it is really relevant. Now let me take the help of the slides, PowerPoint presentation, and spend some 5-10 minutes and complete some slides. कहते हैं, और आपको शायद आश्चर्य होगा कि अपने छत्तीसगढ़ में राइस वैरायटीज जो है ना बहुत ज्यादा है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 28,000 वैरायटीज हैव बीन कलेक्टेड, टोटल 28,000 अलग अलग। छत्तीसगढ़ इज एंडोर्ड मेडिसिनल प्लांट्स, एरोमेटिक प्लांट्स, औषधि सुगंधी पौध प्रचुर मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध है, और इसका उपयोग कई सदियों से हमारे स्वास्थ्य के लिए ड्रग्स में और फ्रैग्रेंट मटेरियल में हम उपयोग कर रहे हैं। अभी जो मॉडर्न ड्रग्स है उसमें भी कम से कम 25% ड्रग जो है ना वो प्लांट से लेते हैं, मेडिसिनल प्लांट से लेते हैं चाइना। ताकि ये स्वास्थ्य के सुधार के लिए किया है। जनरेशन की रोजगार निर्माण करने की हमारे यूथ लोगों के लिए, तो इसके लिए एग्जिस्टिंग जो क्रॉप सिस्टम है उसके बदले में हमें कुछ ऐसे फसलें इंट्रोड्यूस करना है जो ज्यादा फायदेमंद हो। इसमें नंबर 1 में सच एरिया which is dominated by tribal population, and it is really heartening to know that it is tribal group who has saved the medicinal plants, rare plants. अन्य परंपराएं हैं, इसी तरह से औषधि वृक्षों, औषधि पौधों का उपयोग करने का भी एक मूल और दृढ़ परंपरा रही है अपने ग्रामों में। उसका रिवाइटलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। उसके लिए 1-2 बातें मैं कहूँगा कि आप सबको सबसे पहले भारतीय होने का एक गर्व होना जरूरी है। मैं कई जगह पे कह चुका हूँ, हम लोग अपनी ही साइंस को, अपनी ही श्रद्धा को किसी अन्य साइंस से वैलिडेट करने की जो साल का एलोपैथिक मेडिसिन से उसको वैलिडेट करके उसका उपयोग करेंगे, ऐसा जो सोच है ये बहुत गलत है। इसके लिए मैं उदाहरण दूंगा। एक पेटेंट ऑफ है, उससे हमारी सोच में इतनी बदलाव आ गई है कि हम हर चीज को अंग्रेजी तत्वों से उसको वैलिडेट करना चाहते हैं। उस पर से उस व्यक्ति ने जो कोशिश किया, क्यों भाई अंग्रेजी क्यों बताना जरूरी है, तो बोले नहीं हमको अंग्रेजी मालूम है, नहीं हमको कहा में बात तपाही है। प्रेजेंटेशन करना चाहता हूँ कि वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन। उस ट्रेडिशन ग्रेट पोटेंशियल to develop India and together as not any kind of state of उपयोगी वो भी कम है, लेकिन समय का आवश्यक है। जो आपका अनुभव है, जो आपने पाया और जो आपने निचोड़ पूरा लेकर उस निचोड़ आप अपने 2-3 बच लगाते हैं, और बच लगाने के बाद धान के साथ ही इसको काटते हैं। बच की तासीर यह है कि उसमें कीड़े बिल्कुल लगने नहीं पाते धान में, और हमारा फसल बहुत अच्छा हो रहा है। इसी तरह से एग्रो फॉरेस्ट्री मैं सलाह दूंगा कि हर एक किसान अपने अपने खेत में देखे। और मैं अभी बीज तो हो गया, लेकिन अगर मार्केट नहीं है तो किसान लगा के करेगा क्या? क्योंकि वो खाने वाली चीज़ नहीं है। उसको पहले प्रोसेसिंग प्लांट पे ले जाना पड़ेगा, उसकी दवाइयाँ बनाने पड़ेगा। दवाइयाँ
ही व्यापार से आगे बढ़ेगा तो हमको मार्केट भी डेवलप करना पड़ेगा। अब उसी स्थान में हर्बल पौधे लगा सकते हैं जहाँ की मार्केट उपलब्ध हो या उपलब्ध होने की संभावना हो, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या NGO सामने आ सकते हैं कि हम आपको मार्केट देंगे। मार्केट तो है लेकिन मार्केटिंग सिस्टम भी अलग होगा, क्योंकि जो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें जड़ें काम आती हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें सीड काम आते हैं, कुछ ऐसे जिनमें पत्तियां काम आती हैं। तो वो मार्केट ले जाने के लिए जो पूरा सिस्टम है, मार्केटिंग सिस्टम भी डेवलप करना पड़ेगा। नहीं तो किसान अपने खेत में लगा लेगा और बाद में पता चलेगा कि वो फसल जो है उसकी बिक नहीं पाई या कम दाम में बिकी और उसको घाटा हो जाए। तो एक मार्केटिंग सिस्टम भी डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए प्राइवेट और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दोनों की आवश्यकता पड़ती है। निजी संस्थानें सामने आएंगी, गवर्नमेंट संस्था आएगी, या इंडस्ट्री जो है इनको सामने आना पड़ेगा और उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। एक योजना बना के आगे जब बढ़ेंगे तभी हमारे किसान भाइयों को फायदा होगा कि वो मेडिसिनल औषधीय पौधों की खेती प्रारंभ करें। दूसरा है कि एक हमारे पास हर्बल गार्डन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि पत्ती है, कब पकती है, क्या उसकी सुविधा होती है। इसके लिए चाहे प्राइवेट इंडस्ट्रीज हर्बल गार्डन लगाएं या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज़ में एक हर्बल गार्डन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि किसान जो है उसको देख के आगे कार्य कर सके। इसके साथ साथ जरूरी है गवर्नमेंट का सपोर्ट। उसके लिए डिमॉन्स्ट्रेशन प्लांट होना चाहिए और सीड प्रोडक्शन सिस्टम होना चाहिए। डिमॉन्स्ट्रेशन जब तक किसानों को नहीं दिया जाएगा, उसने हमने रखा गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्टेट को एक नेशनल स्टेट बनाया। दूसरा डेवलप नेशनल इलेक्ट्रिकल लेबोरेटरी, जो हमारा पदार्थ निकल रहा है उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, उसमें गुणवत्ता है या नहीं। तो अगर आपने फायदा तो कर लिया, लेकिन अगर उसमें गुणवत्ता नहीं है तो मार्केट में प्राइस नहीं मिलेगी। तो हर स्थान में नेशनल लेबोरेटरी होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल में नर्सरी होना चाहिए, जिससे कि किसान भाइयों को सीड वहाँ मिल सके। तीसरा to heal the lands that we cultivate rather than burdening them with pollution of chemicals. हम लोग बहुत केमिकल्स डंप कर रहे हैं उसको। दूसरी बात है कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स के बजाय अच्छे क्रॉप सीड हम लें और हमारी एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट करें। आगे चलते हैं। ये है वो आपके होता का पात्र जो हमारे पूर्वज करते रहे थे, जिसको बात करके या जिस के सेंटर में शक्ति हो रखा हुआ गेहूं 3000 साल के बाद क्या बोलते तो उसको सिटी कहा। इसका कुछ माने है। तो अगर उन लोगों ने क्या किया देखते हैं, एक छोटा सा चित्र है। ये महिला जो हमारे देश की नहीं है, आप देख सकते हैं, और वो अपने फील्ड में अग्निहोत्र ऐश का टेस्ट किया है। उन्होंने देखा कि ये सारे ट्रीटमेंट है, उसमें ट्रीटमेंट नंबर 1 ये हाई रेट बाय 30%, जिसमें आपको प्री ट्रीटेड सीड्स थे और अग्निहोत्र ऐश की टेस्टिंग की थी, बस दूसरा कुछ नहीं किया। आगे चलते रोज उसका कई ज़्यादा आपको रिजल्ट मिल रहा है। टाइम टू राइट स्टेज, आप रेगुलेशन देख लीजिए, ये भी बना है, सारी चीजें बनी है फील्ड में। आगे चलिए प्लीज। अग्निहोत्रा में रोनी का ऐसा जो है, अग्निहोत्रा में कोई लॉस नहीं है, यहाँ लॉस है, और उसके कलर और टेस्ट बहुत बढ़िया होती है, यहाँ दी हुई है। नया यूज चला है हर्बल मेडिसिन का। हमारा ये कहना है कि जब भी कहना है आपको, तो आप इसको हर्बल मेडिसिन कहने की बजाय आयुर्वेदिक कहेंगे तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भारत का, और इतने बड़े देश का कल्याण उसी में है कि आप इसको आयुर्वेदिक वनस्पति और उसका रचना बड़ी जरूरी है। बात में तब उसके बाद धातुएं हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा, किस प्रकार की चिकित्साएं हैं। और हम इसका बहुत से कार्यक्रम है, उसमें से ये कार्यक्रम जो है वो मेडिसिनल आयुर्वेदिक प्लांट प्रोग्राम इन एशिया है, इसका मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। नेक्स्ट। तो आज मैं जो 2-3 बातें करूँगा, क्योंकि मेरे ख्याल से और जो जनरल बातें हैं वो खाली स्लाइड में आप देखते जाएंगे। नेक्स्ट। जो हमारी जो संस्था है वो खास करके NGO, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह से उनको सपोर्ट दे करके अनुसंधान करवाती है। तो मेडिसिनल प्लांट्स में हमारा अभी इंडिया में 10-12 प्रोजेक्ट हैं, तो हमारे स्टेज पे ले जाते हैं। तो जैसे आप पढ़ सकते हैं, हम ऐसी जैसे यहाँ की जो हर्बल संपदा है और यहाँ की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, ऐसी स्टेट में हमारी प्रायोरिटी रहती है। तो पहचानना हमारा कार्यक्रम है। तो उनकी प्रॉपर्टी कम हो जाती है,
लेकिन एक जगह आयुर्वेद में ये भी कहा है कि रसूल उत्तम और वीर्यम उत्तम, यदि औषधि समय का काल ऐसा था कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां नहीं हुआ करती थी, 1500 साल पहले का इतिहास बताता है कि जो स्वयं में निर्माण भी करता था, चिकित्सा भी करता था, औषधि संग्रह भी करता था और अनुसार वो परिपक्व समय में उनको संग्रह करता था। आज जो कलेक्टर कोई है, कल्टिवेटर कोई है, मैन्युफैक्चर कोई है, उसके लिए हमको उन दवाओं की करनी पड़ती है और उसमें देखना पड़ता है कि यदि उसके एक साल की है वेबिनार के माध्यम से, प्रकार की कार्यशाला के माध्यम से उनको रख रखाव की जानकारी अनिवार्यता है। आपने कंटेनर कौन होंगे, बोरों में कौन रखे जाएंगे, प्लास्टिक में कौन रखे जाएंगे, ओपन में कौन रखे जाएंगे, इस तरह से नहीं देंगे। मैं सिस्टी हर्बल्स के चेयरमैन मिस्टर संजय वर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं और स्मृति चिन्ह प्रदान करें। एम.आर. उनियाल जी को स्मृति आमंत्रित करना डॉक्टर जी के श्रीवास्तव। इस पे लिखी है सब रोगानुसार आयुर्वेदिक औषध द्रव्यों की बनस्पति तालिका, रोग के अनुसार इसमें कौन मेडिसिन काम आती है, तो दो अपने मोनोक्रॉपिंग हमने किया नहीं, लेकिन अब आने वाले दिनों में हम मोनोक्रॉपिंग कर रहे हैं या कुछ किसान भाई करना चालू कर दिए हैं, तो इसमें कीड़े की समस्या आती जा रही है और कुछ जगह पे तो शोध प्रारंभ हो गया है, लेकिन बहुत कम शोध हुआ है इसके ऊपर। लेकिन फिर भी जितना भी शोध हुआ है वो हमने पूरा रिव्यू करके आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, ताकि आने वाले दिनों में जो समस्या कम से कम ध्यान में आ रही है कि दवाई छीट के बहुत परेशानियां आ रही है, मुख्य सुगंधित और औषधि फसलें हैं उसमें जो अपने क्षेत्र में मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ और जो कीड़ों की समस्या प्रारंभ हुआ है। अब ये जो कीड़ों की समूह है इसको हमने 3 हिस्सों में बांटा है। कुछ कीड़े ऐसे हैं जो कि जमीन से जुड़े हुए हैं, जो कि सीधा जड़ को काट देते हैं, पौधे की संख्या कम हो जाती है और उपज ठीक से किसान भाई को उपलब्ध नहीं हो पाता है। दूसरा जो है वो है रस चूसने वाले कीट या पत्ती उतरने वाले कीट, उसका एक समूह है, वो भी काफी नुकसान पहुंचा रहा है, बढ़ सकती है यदि इस तरह का पौधे से तैयार किए गए रस को इसको छिड़काव करें या मिट्टी में मिला समावेश करें होने के समय, तो उस समय पर इसका प्रकोप कम किया जा सकता है। और समावेश करते हैं जिस खेल में की समस्या वह समस्या को कम कर सकते हैं। जहाँ ज्यादा कीड़ा जंगल है, जमी बनी रहती है, बरकरार रहती है, समस्या है वनस्पति, वहाँ ये सब एक और जातियाँ पाई जाती है और उसमें भी कुछ पौधे से तैयार किए गए हैं पौधों के अगला तो जो वीड्स हैं वो फसल को नुकसान करते हैं और किस तरह से नुकसान करते हैं, तो हम कुछ घासों के बारे में और वीड्स के बारे में बात करेंगे। ये सीरियल का जो आपका साधारण गंदगिलों है, जो या हरियाली करके बोलते हैं, और ये बहुत सारी बीमारी होती है, हर वर्ग के लिए होती है, जैसे नक्सी है, पेट का दमा है, रिसेंटली है, दस्त हो गए और कहीं भी होता है। इसमें हम लोगों ने जो एलियोपैथिक इफेक्ट देखा कि जो बहुत सारी फसलें हैं उनके साथ अगर यूज करना चाहेंगे तो आप देखेंगे इसको थोड़ा सा साइड में करें और तो ठीक है कि हमको भी नहीं दिखेगा और उनको भी अच्छी तरह दिखेगा नहीं जो export. So our main thing will be on the quality control and standardization. And then my topic is quality control and standardization of herbal products. But if you see about the herbal product, you see our past history, our Indian systems of medicines, that always plays a major role. And you see that about 90% of the products or the ingredients what are used in that Ayurvedic products are ये उतना हिंदी अच्छा नहीं है, तो लेकिन मैं बीच में मैं ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा जो उसके बीच में थोड़ा बीच में
प्रोडक्ट होना चाहिए, लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। हम तो बोलते थे कि हमें पेंसिल भी लेने जाए तो हमें क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट बोलने में क्या है? हम किसको क्वालिटी प्रोडक्ट बोलेंगे? मैं क्वालिटी, अगर मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरा क्वालिटी का जो है उसका डेप्थ होएगा। मैं भी मेरे को अगर एक भी पेंसिल क्वालिटी का कंसेप्ट दूसरा होगा, क्योंकि उनको तो आर्टिस्टिकली ये नहीं चाहिए, जैसे कि जो पेंसिल उनको ठीक से चले शार्प हो। इस हिसाब से जो क्वालिटी एस्पेक्ट्स है, हम कौन से एंगल से देखेंगे, उस एंगल से क्वालिटी का डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। Product of uniform therapeutic efficacy, then we have to control each and every scale. Then only we can get a quality product. Otherwise, no. Next. आपको साइड में लगाइए. In case of allopathic drugs, if you see, comparatively smart. आपको ऐसा लगेगा कि कोई प्रवचन कर रहा हूं मैं, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। एक समय था कि हिंदुस्तान में शोध और अध्ययन की अपनी एक परंपरा थी। उस परंपरा के दरमियान इस देश ने अनेक दर्शन प्रतिपादित किए। प्रमुख षट दर्शनों के विषय में आप लोगों ने सुना ही होगा, न्याय वैशेषिक सांख्य मीमांसा। जिस आयुर्वेद की हम बात करते हैं वो आयुर्वेद सांख्य दर्शन से निकली हुई चीज है, और जिन शब्दों को मैं आपके सामने रख रहा हूं ये शब्द दर्शन से पैदा हुए शब्द हैं। इन शब्दों को पाश्चात्य से, पश्चिम से आए हुए वैज्ञानिक पदार्थवाद से नहीं समझा जा सकता। इसलिए जब आयुर्वेद को अंग्रेजी में समझने का प्रयास किया जाता है तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई बात समझ में आती होगी, क्योंकि आयुर्वेद में वस्तुओं पद्धति है जिसमें हम वस्तु के स्वभाव, गुण, धर्म का अध्ययन करते हैं। यहां आगे करते हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आज की शोध परंपरा में स्वभाव और धर्म की कोई बात ही नहीं होती। इसलिए जब मैं ये कहता हूं कि प्रकृति में नियम है, नियंत्रण है, निश्चय है, एक व्यवस्था है, तो शायद बहुत कम बात आपको कम्युनिकेट होती हो। व्यवस्था का क्या मतलब है? वैज्ञानिक पदार्थवाद व्यवस्था के कॉन्सेप्ट को नहीं देता है, अव्यवस्था की बात करता है। आदमी के दिल में हिंसा है, सबसे निकले हुए ये शब्द हैं जिन शब्दों से क्लास में जो टेक्निकल सेशन 6A और 6B है और 3rd A और 3rd B दोनों एक साथ पोस्टर सेशन होंगे 10:30 से 10:30 से 12:30 तक, और 12:30 से 2:30 तक ओरल प्रेजेंटेशन होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप 10:30 बजे वहां पर पोस्टर लगा दें। रिक्वेस्ट है आप राजू चंदेल जो पोस्टर सेशन के हेड हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ आपको पोस्टर लगाना और कैसे लगाना है। उनके पास वॉलंटियर्स भी हैं और व्यवस्था भी है कि कैसे वो आप वहाँ पे लगा सकते हैं। मैं जय बसंत आभारी हूँ जिन्होंने यहाँ पे समय दिया और गाँव को कुछ स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं। मैं सृष्टि हर्बल्स के चेयरमैन श्री संजय वर्मा जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे आए और अतिथि वक्ताओं को और चेयरपर्सन को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। आपने सब सेट करके रखा है इससे पहले से ही कभी इधर मिक्स भी नहीं डॉक्टर सुब्रत देव। डॉक्टर सुरेंद्र पाठक। पांडे जी का कि इस सत्र में बड़ा हंगामा हुआ नहीं, एकदम बहुत आजादी से सभी लोगों ने सुना और मैं देख रहा था तो ऑडियंस थोड़े कम थे लेकिन काफी उन्होंने रुचि ली और जैसा भी विषय था मुझे लगता है लोगों ने इंटरेस्ट किया था। समाधान का अंतिम प्रयास अभी तो उसमें जाते कि हम
लेकिन आप जिस प्रजाति भेजना चाहेंगे उसके संबंध में यदि मेरे से संपर्क करेंगे या बायोकेमिस्ट्री में लैब से संपर्क करेंगे तो हम जल्दी से जल्दी उसका एनालाइज करके केमिकल कंटेंट के बारे में रिपोर्ट दे सकते हैं। समय को देखते हुए मैं अनुरोध करूंगा कि अगले प्रश्नकर्ता से आमंत्रण है कि अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। 2 मिनट मुझे क्षमा करेंगे। हमारे जो इस कार्यक्रम के जो चेयरमैन हैं चक्रवर्ती जी, जो मुख्य वन सचिव है वो आ चुके हैं, वो भी अपने अनुभव आप लोगों के साथ अनुभव की चर्चा करेंगे और उन्हें काफी अनुभव है, वो इस पर आपसे विस्तार से बात करेंगे। प्रश्न के सत्र में मैं श्री चक्रवर्ती जी का मैं भी हम लोग की प्रश्न की ओर से स्वागत है। सिंह साहब, आदरणीय चक्रवर्ती साहब एवं इस डायस पर विराजमान हमारे ज्ञाता एवं वैज्ञानिक एवं इस हाल में उपस्थित सभी आमंत्रित, डॉक्टर के चक्रवर्ती छत्तीसगढ़ में भारतीय प्रशासनिक सेवा के बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं एवं प्रमुख सचिव वन एवं संस्कृति के पद पर है। प्रमुख सचिव बहुत ही पेट विषय रहे हैं। भोपाल में जो म्यूजियम वगैरह में कार्य से सष्ट हर्बल्स और छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के द्वारा किया गया है। मैं इस छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ का कार्यकारी संचालक हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ तेंदुपत्ते के कार्य के लिए मशहूर था और आज भी मशहूर है। हम लोग 200 करोड़ रुपए के व्यापार से आदिवासी हर्बल राज्य घोषित होने के बाद इन वनोपज के अतिरिक्त औषधीय पौधों के क्षेत्र में पर्याप्त कार्य किया जाए। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा भी ये जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को सौंपी गई है। इसी तारतम्य में सष्ट हर्बल्स ने लघु वनोपज संघ की गतिविधियों के संबंध में एक आर्टिकल जो संविधान दिया है उसमें दिया हुआ है और ये जो हर्बल स्टेट घोषित की गई है उसके तहत हम लोग अपने नर्सरी वगैरह स्थापित करके आसों का भला करना चाहते हैं, किसानों को भला करना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ में व्यापार में वृद्धि करना चाहते हैं, हर्बल स्टेट के रूप में विकास करना चाहते हैं। मैं आपकी सक्रिय भागीदारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद। चक्रवर्ती जी को बताया, साथ में पोस्टर प्रेजेंटेशन का एक सेशन हो चुका है जिसमें जो डेलीगेट्स आए हुए देश के कोने कोने से उन्होंने अपने शोध पत्र वहाँ पे दिखाए और एक पोस्टर जो सेशन है अभी इस सेशन के बाद में होगा। तो ये जो समर्थन मूल्य निर्धारित करेगा या बोर्ड किसानों के लिए और क्या करता है या इसकी मार्केटिंग के लिए किस प्रकार की नीतियाँ बनाई जा रही है इस बारे में छत्तीसगढ़ शासन ने इस संबंध में क्या नीतियाँ डॉक्टर मुनियाल इसके जो अध्यक्ष हैं आज इसी प्रदेश के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता डॉक्टर DN तिवारी, देरालाल तिवारी जो योजना आयोग में सदस्य हैं और मिशन प्राण के जो है वो उसके चेयरमैन है। केंद्रीय आयुर्वेद जो हमारी ISM है, इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन हेल्थ मिनिस्ट्री की, उसके अंदर हम लोगों ने इस दिशा में कई विधाओं से काम शुरू किया है और मीटिंग बुलाई है। जो प्लांट कलेक्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं और कंज्यूमर्स हैं, उन सब से अलग अलग डाटा लेने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और किस इंडस्ट्री जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है उनको बुलाया, वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया कि ताकि हम दो चीज क्वालिटी और उनको इसकी छप रही है जो आपने नोटिफिकेशन पेपरों में पढ़ा होगा उसके पढ़ी, क्योंकि बहुत ज्यादा मरीज वहाँ आई थी, इनके पास इतने साधन नहीं थे तो वो भी बहुत रात दिन वो लोग काम कर रहे हैं मिनिस्ट्री में कि वो सब जानकारियाँ किसानों तक उपलब्धि। मैं चक्रवर्ती जी से अनुरोध करूँगा कुछ इस प्रश्न का जवाब होगी। बनने के बजाय ये फॉरेस्ट में बनना चाहिए, इस प्रकार की सहमति बन गई है। अभी वो ये प्रकरण एक्चुअली शासन के समक्ष है, मंच परिषद के सामने जाएगा। तो उसमें म्यूनिसिपल प्लान बोर्ड में हम लोग का तो ये प्रयास है कि स्वास्थ्य विभाग एवं वन विभाग इन टैंडेम काम करें और चूंकि यहाँ पर 44% फॉरेस्ट का
मान लीजिए स्वास्थ्य विभाग करेंगे तो शायद आइसोलेशन में काम करना पड़ेगा, इसलिए ऐसे हम लोग की दीवार में सहमति बन रही है। बाकी एक्चुअली मेडिसिनल प्लान बोर्ड आइसोलेशन में नहीं काम करेगा। ये जो बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बन रहा है राष्ट्रीय स्तर पे, तो इसके बाद पूरे हायरार्की बनेगी, राज्य स्तरीय भी बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बनेगा, फिर विलेज ग्रामीण स्तर पे बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बनेगा जो कि ग्राम सभा के ऊपर आधारित होगा। दोनों के बीच में भी संबंध रखना पड़ेगा, क्योंकि मेडिसिनल प्लान बोर्ड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के आइसोलेशन में काम नहीं करता। 2 मिनट मुझे क्षमा करेंगे की सेवा में कर रहा हूँ। यहाँ पर जो विषय रखे गए हैं वो कंजर्वेशन, कल्टीवेशन, मार्केटिंग, हर्बल ड्रग्स का किस तरह से किया जाए छत्तीसगढ़ राज्य में, यहाँ जलवायु के अनुकूल। तो 2 दिन जो चर्चा चली कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी वनस्पतियाँ होती हैं, किस रूप में मिलती हैं और उनको किस तरह से हम किसानों के द्वारा उनको बढ़ाया जाए, उनका उत्पाद बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ जो बाहर के वैज्ञानिक आए हुए थे, जो आमंत्रित विशिष्ट वैज्ञानिक थे, कि उनकी जो टेक्निक है, एग्रो टेक्निक है कि कैसे उनको लगाना है, कैसे उसका स्टोर करना है, भंडारण कैसे करना है, विपणन के क्या रास्ते होंगे, क्या क्या वो आएंगे, ये सारी चर्चा बराबर चलती रही। इसके साथ साथ मार्केटिंग विषय में भी बार बार ये आती रही और हमने पहले भी इस बात को मैंने जो रखा था कि सबसे पहले यहाँ पर भी मेडिसिन प्लांट के सब लिए हैं, फार्मर एक्सपर्ट लिए हैं, ट्रेडर्स लिए हैं सदस्य, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए हैं और नॉमिनेट जो एक्सपर्ट ही हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में हमारा अभिशाप के बारे में और पूरी जो प्रोसीडिंग है उस पर प्रतिक्रिया जाहिर करें, जिसमें कुछ कृत्रिम सी भावना आ रही है, क्योंकि हम लोग इतने व्यस्त नहीं है कि किंतु हम लोग तरह तरह के अनुपयोगी कार्यों में बिजी रहते हैं। इसके कारण से हम लोग इस सत्र में भाग नहीं ले पाएंगे, तो हम लोग को लेना चाहिए। किंतु मुझे ये कहना है कि इस प्रदेश में 2-3 बातें बहुत अहम बातें हैं जो कि इस विद्वत मंच के सामने हम रखना चाहेंगे और आप लोग जाने के पहले अगर 2-3 काम करके जाएंगे तो उस पर हम लोग एक दूरगामी परिणाम को देखते हुए कुछ कार्य मतलब रचना कर सकेंगे, तो आपके साथ एक संलाप बना के रख सकेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2 दिन का जो सत्र है वो बहुत उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। लोग आए हैं, 2 किताब जो मुझे दिए गए तो देख तो नहीं पाए, लेकिन मैं देख रहा था कि उसमें काफ़ी विद्वत्तापूर्ण जो सामरिस थे, किंतु उसको पढ़ने का तो वक्त नहीं मिला, किंतु उन्हें कारगर रूप से ग्राउंड पे कैसे लागू करना है उस पर कुछ कार्य योजना के बारे में मैं दिशा संकेत करना चाहता हूँ। एक तो प्रथम बात जैसे मैं कह रहा हूँ कि जहाँ तक बायोडाइवर्सिटी या मेडिसिनल प्लांट्स का प्रश्न है, ये जो मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर ये प्रथम बात है, मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड फोकस डिस्कशन कि वनौषधि के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं और बायोडाइवर्सिटी से रिलेट ना करके कर रहे हैं, उसमें काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। जैसे पहले ये था फॉरेस्ट को इम्पोर्टेंट का अप्रोच था, केवल टिम्बर के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेस्ट को इम्पोर्टेंट समझते थे। क्या चाहिए, टिम्बर है तो फॉरेस्ट है, नहीं तो नहीं। जैसे टिम्बर फॉरेस्ट के कारण आया था, अर्थात जब हम केवल मिलों को मिस हो जाएगा, अर्थात जो बात वो कहेंगे उसको फिर हम साइंटिफिक नॉलेज में वो डिस्कोर्स में ले आएंगे तभी संभव हो। एक काम। चौथी बात यह है कि ये तो एक कॉन्टेक्चुअल ट्रेडिशन है, मतलब जिसका एक परिप्रेक्ष्य है, जिसका एक परिवेश है, जिसका एक अवस्थान है कहीं पर, तो उसको टेक्सचुअल ट्रेडिशन में परिवर्तित करने का जो ये जो बातें होती है आजकल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाया जाए, उसमें मेडिसिनल नॉलेज को डालेंगे पर तो लिख डालेंगे, वो लिख डालेंगे तो तुरंत उनके संरक्षण हो जाएगा। परंतु खतरा ये है, ये तो सही है कि नॉलेज का जो फिक्सेशन है, टेरिटोरियलिटी और नेशनलिटी कॉन्वेंशन जो बने हैं कैटलिस्ट रेजिम में, जो बौद्धिक संपत्ति की जो बातें हैं, उसमें यह है कि यूनिक नॉन ऑब्वियस रेप्लिकेट खत्म हो जाएगा, केस वक्त जिंदा रहेगा, ये भी संभावना है। तो ऐसी स्थिति में मुझे ये लगता है कि हमारे प्रदेश का जो संगठन अब यह सेशन जारी रखें।
करता है और यहाँ कुछ ऐसे किसान आ रहे हैं जो पिछले 5-7 सालों से मेडिसिनल प्लांट्स पे काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो साइंटिस्ट के लिए जरूरी है कि क्या प्रॉब्लम झेल रहे हैं और उनके क्या एक्सपीरियंसेस है। अगर वो एक दो किसान के यहाँ एक्सपीरियंस सुनवाए जाए, दूसरे किसानों को पता लगे क्या कितने आज और किस तरह का काम होता है, उनका प्रश्न पूरा करने की कृपा करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सफेद मूंगफली कृषकों के लिए जो उपलब्ध कराई जाने वाली है, तो क्या बीज के रूप में दिया जाएगा या पौधे के रूप में? क्योंकि छत्तीसगढ़ के सभी किसान उत्साहित हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ क्लोन के जरिए सफेद मूंगफली की खेती की उपलब्धता अगर हो तो बहुत बड़ी बात है। आपके कुछ चर्चा होगी, समय उतना नहीं है, तो ये वैज्ञानिक इसके एक पहले प्रश्न में एक फार्मर्स की बात कर रहे थे। हमारे संघ त्रिपाठी माधव मोटा गाँव से पिछले 4-5 वर्षों से हम सफेद मछली की खेती कर रहे हैं और हमारा व्यक्तिगत अनुभव ये रहा है कि इसका बाजार व्यापक है। जरूरत है हमको एक दूसरे से संगठित, जितने उत्पादक हैं हम आपस में संगठित जब तक नहीं होंगे तब तक हम बाजार में बिचौलियों के शिकार होते रहेंगे। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव रहा कि सफेद मछली के विपणन में मार्केट में किस तरह की परेशानी आती है, वो तो काफी लंबा विषय हो जाएगा। फिर भी मैं सिर्फ 2 लाइन में अपने अनुभव करना चाहूँगा। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, तबीयत से एक पत्थर तो उछाल यारो। कौन कहता है जड़ी बूटियों का बाजार है, बस एकजुट होकर उगा लो। बाजार के लिए व्यापक बाजार है, अवधि असर भी यहाँ पर है और आयुर्वेद कंपनी से जुड़े हुए डॉक्टर नायरा मुनियाल जी हमारे आदरणीय योगी उपस्थित हैं। आज केरल में एक संस्था अर्जित कर रहे हैं और हम हमारे सारी संस्था ने जो ये कार्यक्रम कराया, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम इन्होंने जो कराया वनौषधि के लिए छत्तीसगढ़ में विशेष करके। इसका अपना एक आदमी गया तो उससे पूछा क्यों भाई इस साल धान की खेती कैसे रहे, तो उसने जवाब दिया पानी की कुछ संभावनाएं नजर नहीं आई इसलिए मैंने धान नहीं लगाया। फिर उसने पूछा ये तो मक्का के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, आपकी मक्का की फसल कैसी है, तो उसने कहा उसमें बीमारी लगने का डर था इसलिए मैंने उसे नहीं लगाया। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि भाई फिर आपने क्या किया, उसने कहा मैंने सिर्फ सावधानी बरती। तो ऐसी सावधानी बरतने से कोई मतलब नहीं। मेरा आग्रह है सबको यह है और हर्बल स्टेट बनाने के लिए समय प्रयास है। समय पर लेते हैं एक हर्बल प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी तक आप लोगों का जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो शब्द है क्या नए होता है, क्या ऐसे आप लोगों का शोधपूर्ण कार्य किया गया है जिससे हम किसानों को बचे उन गलत पौधों का हम अपने खेत में नहीं लगा पाए, ऐसे आप लोगों ने क्या विशेष किए हैं? जो किसान भाई हैं जैसा उन्होंने पूछा और मैंने अभी करीब जो पहला प्रश्न था उसमें इस बात का प्रयास किया था उत्तर देने का कि जो एलोपैथी है एक नया विषय करके आया है और ऐसा नहीं है, ये है तो हजारों साल से जब से कृषि है तभी से उसका प्रभाव है, जो केमिकल उसके अंदर है, जो भी रसायन है। तो क्या कर रहा है कि एक पौधा दूसरे पौधे को प्रभावित कर सकता है। वो जड़ है उसमें से भी केमिकल निकल रहे हैं, जो पत्ती है उसमें से भी निकल सकते हैं, छाल गिरी उसमें से भी निकल सकते हैं। तो हमने जो जिक्र किया था और हमने कल भी थोड़ा सा उसको बात की थी कि उसकी जो क्वांटिटी जब तक कम है पर्सन के उसका प्रतिशत है 1-2% रहेगा तो वो उसको लाभदायक रहेगा। जहाँ बात 4-5% से ज़्यादा की रहेगी उस केमिकल की, तो जब वो उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो वो हार्मफुल इफेक्ट देगा। उसका जो जर्मिनेशन है, अंकुरण है, कोई प्रभावित हो सकता है। सीडलिंग जो पौध है उसकी ग्रोथ है वही एकदम अफेक्ट करेगी, डाउन करेगा। और ये मान के चलिए अल्टीमेटली ईल्ड तो उसकी घटनी है क्योंकि आपकी पॉपुलेशन कम हुई, लेकिन ज़्यादातर जो हार्मफुल आता है। और इस बात पर जब वो मेडिसिनल में और काम करेंगे लोग तो और आपको डिटेल बात बताई जाएगी। अभी जो दूसरी चीज़ों
चीज़ों पे काम हुआ है। अच्छा, इस प्रश्न का जो प्रथम भाग था मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का, तो जहाँ तक आयुर्वेद की दृष्टि से कई बार हम लोग उत्तर देते आए हैं जो सत्रों में। पंडित कहेंगे वन के जो क्षेत्र पर समय का अभाव था, हम लोगों ने एक मंच की मर्यादा को रखते हुए उनके पूरे विचार अपने विद्वानों के नहीं उनके सुन पाए। यदि एक एक को भी एक एक घंटा दिया जाता तो भी कम था, लेकिन आपने वहाँ पर निर्गुण का जो भेद होता वाइटल ट्राइफोडिया दूसरी वाली स्पीसीज, वो मलेरिया की कितने लाभदायक औषधि एक मूलिका के द्वारा किस तरह से हम जो इस समय नेशनल इरिगेशन में जो प्रॉब्लम है हमारा मलेरिया, राष्ट्रीय प्रॉब्लम जो बीमारियां हैं, उसमें जो मुख्य के द्वारा आप उपचार घर में ही इसके बाद जो हमारे कार्य साथ में बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन उनका था कि इस समय प्लांट का मार्केटिंग क्वालिटी का क्वालिफिकेशन का है और चाहे उस सेशन में क्या क्या शोध पत्र प्रस्तुत हुए इसके बारे में बताएं। आज के पोस्टर सत्र में 17 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए, जिसमें औषधीय पौधों की पहचान, सूचीकरण, संरक्षण, जैविक खेती, कृषि कार्यमाला की प्रबंधन, गुणवत्ता नियंत्रण पर सजीव चित्रण किया गया। इसमें पहला पोस्टर प्रेजेंटेशन था, जिसमें बस्तर क्षेत्र में नारायणपुर तहसील मुख्यालय से वाले 40 किलोमीटर वाले में जैव विविधता अधिक पाई गई। जैव विविधता कम होने के कारणों में मुख्यतः खेती आदिवासी अंचल में विकास कार्यों का होना पाएगा। दूसरा है, इसमें बस्तर में कुसुम, महुआ, साल, भेगला, बहेड़ा के तेल निकालने के लिए 70% उपयोग में करते हैं, जो कि तकनीकी दृष्टि से ठीक नहीं है, क्योंकि इस विधि में तेल की मात्रा 55% प्राप्त होती है। औषधियों के उपयोग में परंपरागत ज्ञान का उपयोग विषय पर किए गए अध्ययन से पता चलता है कि 60 से उपयोग में परंपरागत ज्ञान को अपनाया गया है। चौथा है, उत्तरी भारत के समशीतोष्ण कटिबंध में सफेद मूसली की खेती सफल हुई है। उगाने के लिए कंद रोपण प्रभावी विधि पाई गई। विभिन्न क्षेत्रों में एकत्र जनन द्रव्य में सेफोनेट का प्रतिशत 0 से 27% विविधता लिए हुए है। इसलिए शोध पत्र लेखक का सुझाव है कि सफेद मूसली की ऐसी जाति विकसित की जाए जिसमें कम से कम 10% सेफोनेट हो। पांचवें में, खाने योग्य रतालू की किस्मों में औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। तो महुआ की खेती पर जोर देते हुए एक अध्ययन करने की अनुशंसा की गई है। जैविक खेती से ही छत्तीसगढ़ से औषधियों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा उत्तर पूर्वी बस्तर में 150 पौधों की जैव विविधता। एलियोलोपैथिक जो कंसेप्ट है वो मेडिसिनल प्लांट औषधि पादपों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। इस पर आगे कार्य किया जाए और आपने बड़ा उपयोगी जो डिस्कस प्रस्तुत किए हैं। क्वालिटी कंट्रोल, औषधियों का मानकीकरण और आयुर्वेद औषधियों के विषय में अधिकतर ये आरोप कहना चाहिए, दोष कहना चाहिए या प्रश्न किया जाता है कि आपका औषधियों का मानकीकरण का निष्कर्ष है बड़े उपयोगी है। और ये हमारा जो एक मुद्दा है वो विशेष रूप से कुछ निष्कर्ष इसमें निकलेगा, ये आशा है। और जो औषधियाँ, वनस्पतियाँ लुप्त प्राय सी हो रही हैं, तो उनके संरक्षण के लिए भी कुछ योजना बनेगी, ये आशा तो है। इनको आमंत्रित करता हूँ कि वो हमें संबोधित करें और सहयोजक के रूप में वोट ऑफ थैंक्स दें। थैंक यू। विराजमान
विद्वान लोग और मेरे सामने जो नीचे हाल में बैठे हैं वो भी विद्वान हैं। ये कार्यशाला 2 दिनों तक चली और इस कार्यशाला में हमने हर्बल राज्य से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार किए। औषधि उपयोग, उसका विपणन, कैसे रक्षा की जाए, कैसे आयुर्वेदिक सही उपयोग हो। बहुत लोगों ने बहुत अच्छी जानकारियां हम लोगों को दी। छत्तीसगढ़ राज्य के हर्बल स्टेट घोषित होने के बाद सस्ट हर्बल्स के चेयरमैन वर्मा साहब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि जिन्होंने सर्वप्रथम इतने बड़े कार्य को करने का बीड़ा उठाया और अपने बलबूते पर इतने बड़े आयोजन को उन्होंने जो संपन्न किया है। मेरे ख्याल से आप सभी लोग सहमत होंगे कि एक बहुत बड़ा कार्य नए राज्य के बनने के बाद था और जिसमें इन्होंने पूरे भारतवर्ष से विद्वानों को आमंत्रित किया।
थोड़ी देर वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्यशाम